नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 39 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन के, नंबर एनालॉजी के और कोडिंग के क्या होते हैं क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और भी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन हो गए, त्रिभुजों की गिनती कैसे करते हैं, मतलब कई सारे टाइप के क्वेश्चन को आज हम क्या कराने वाले हैं, आज किस वीडियो में कराने वाले। दोस्तों टॉप 15 से 16 क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो पे अंदर तक बने रहेंगे, हर एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। आपको कथन निष्कर्ष भी क्वेश्चन मिलेंगे और त्रिभुजों की गिनती करने वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है पी क्यू की बहन है, आर पी का पिता है, एस आर की माँ है, तो एस का क्यू से किस प्रकार से संबंध है। दोस्तों जब तक आप रिलेशन का सही से डायग्राम नहीं बना पाओगे तब तक ये प्रश्न सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सेम इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नंबर लॉजिक से क्वेश्चन है, 16 का संबंध जिस प्रकार से 264 से है, सेम इसी प्रकार से 22 का संबंध यहाँ पे दोस्तों किससे होगी आपको बताना होगा। यानी कि जिस लॉजिक के आधार पर, ठीक है, 16 से आप 264 बनाओगे, सेम उसी लॉजिक के आधार पर आपको 22 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। और सेम उसी प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि गुड जी डबल ओ डी का अर्थ क्या है मेरे भाई 41 है, तो बी ए डी का अर्थ क्या होगा, यानी कि बी ए डी की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, कौन सा अंक आएगा। यहाँ पे हमारा कोड अक्षरों से अंकों में बनना है, पहले ही बताएं कि हमेशा क्या करनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू से बनेगा। किस प्रकार से बनेगा तो तरीका आपको बताने वाले हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। 15 के 15 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हर एक आंसर का कमेंट भी करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है केक का संबंध क्या कह रहा है, केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित होगी। तो मेरे भाई केक कहां बनता है, तो आप कह दोगे केक मेरे भाई ओवन में बनता है, तो सेम इसी प्रकार से आइसक्रीम जो होगी वो कहां बनेगी, तो मेरे भाई फिल्टर में बनेगी नहीं, नॉन स्टिक बर्तन में बनेगी नहीं, कुकर में बनेगी नहीं। आपका ऑप्शन मेरा पे कौन सा सही हो जाएगा, 3, यानी कि आइसक्रीम जो होगी मेरे भाई कहां बनेगी, फ्रिज में बनेगी, जिस प्रकार से केक ओवन में बनना है, सेम इसी प्रकार से आपका आइसक्रीम कहां बनेगा, फ्रिज बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। लेकिन जैसे ही आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आपको राजधानी पता ही नहीं है। देखो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन वो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन क्या कर देगा, घुमा के पूछ सकता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है वर्ड एनालॉजी का, कह रहा है मेघालय, मेघालय है शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जैसे नागालैंड से संबंधित है। अब बताइए क्या होगा। देखिए मेघालय और शिलांग को अगर आप शब्दों के नाम सुने होंगे इन दोनों की, तो भैया शिलांग जो होती है किसकी राजधानी होती है, मेघालय की, यानी कि मेघालय की राजधानी क्या होती है मेरे भाई, मेघालय की राजधानी शिलांग होती है। ये आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। सेम इसी प्रकार से नागालैंड यहाँ पे है, तो भैया नागालैंड की राजधानी क्या होगी, तो मेरे भाई दमन होएगी नहीं, ठीक है, बनारस होएगी नहीं, लखनऊ होएगी नहीं, बचता है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोहिमा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए, आपको ऑप्शन में से भी क्या होगा, कभी कभी पता चल जाता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों पे मेघालय की राजधानी क्या थी, शिलांग थी, सेम उसी प्रकार से नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। तो आपको राजधानियां भी याद कर लेनी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करें दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है यदि जी डबल ओ डी का अर्थ क्या है, 41 है, यानी कि दोस्तों जी डबल ओ डी बराबर आपको क्या दे रखा है, 41 दे रखा है, 41 दे रखा है। तो आपसे मेरे भाई पूछा यहाँ पे बी ए डी, अब भाई इसका कोड क्या होगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे GOD से बन क्या रहा है, 41 बनना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे अक्षरों से कोड क्या बन गया, यानी कि अक्षरों से यहाँ पे अंकों में कोड कुछ बनाया गया है, तो हमेशा क्या बनता है, उसकी A to Z की प्लेस वैल्यू से ही बनता है। तो आप क्या करिए, पहले A to Z की प्लेस वैल्यू याद करिए, उसके बाद आप क्या करिए A to Z के अपोजिट अक्षर भी याद करिए, क्योंकि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है। देखिएगा यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो भैया जी आता है मेरा 7वें स्थान पर, ठीक है। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, फिर से O है तो फिर से 15 लिख देंगे। डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। हमने क्या कहा कि जब भी कोड बनेगा अक्षरों से अंकों में, तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो मैं क्या करेंगे, हमने प्लेस वैल्यू लिख ली, अब हम इनको जोड़ें, गुणा करें, भाग करें, स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, हमको 41 लाना है। तो देखिए कैसे लाएंगे, आपको लाना क्या है, 41 है। आपने देखा कि 15 और 15 क्या हो गए, 30 हो गए, ठीक है। 30 और 4 क्या हो गया, 34 हो गया, 34 हो गई दोस्तों, ये 7, इनको अगर हम आपस में जोड़ दें, ठीक है, इनको आपस में जोड़ दें, तो देखो 15 15 30 4 34 7 क्या हो गया, 34 7 आपका हो गया 41, यानी कि आपका देखो कोड यहाँ पे 41 बन गया। किस प्रकार से बना गया, कोई वैसा लॉजिक नहीं लगा है, उसने क्या करी, GOD की यानी कि जी डबल ओ डी की प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिया, आपका कोड बन गया यहाँ पे दोस्तों 41। तो क्या सेम इसी प्रकार से आप बी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 2 रख लो, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 1 5 5 2 7, यानी कि बैट का कोड भैया सेम पैटर्न से आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ करना था, कुछ भी नहीं करना था, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वो देखो अब घुमाता क्वेश्चन में क्या, आपको क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, वो क्या करता है, यहाँ पे जी डबल ओ डी है, कोड आपको यहाँ पे मान लीजिए कुछ और दे रखा होता, क्या करता है वो, जी का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, तो आप कह दो कि टी होता है, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है,
एल होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ देता, आपको यहाँ पे कोड देता और कह देता भैया जिस प्रकार से ये वाला ये कोड बनना है सेम इसी प्रकार से कोड बनाओ। तो उसने कोड बनाया कैसे, तो मेरे भाई देखिए उसने क्या करा, ये जो अपोजिट अक्षर है इनकी प्लेस वैल्यू लिखी, जोड़ दिए। लेकिन आपको तो पता ही नहीं ना कि अपोजिट अक्षर भी बन सकता है, तो ये पैटर्न भी क्या होता है कभी कभी फॉलो करते हैं, तो इस पैटर्न को भी क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बोला जा रहा है बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है और भैया एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है, अब ये आपको बताना होगा। कैसे बताएंगे, सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ये आपका होता है पूरब दोस्तों, ये होता क्या, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया और दोस्तों ये आपका क्या होगा, दक्षिण हो गया। पहली बात ये क्लियर कर दें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर है, तो भैया पूरब दिशा की ओर दायां किधर होगा, नीचे की ओर, इस प्रकार से एरो आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा दायां। हर वीडियो में बता रखे हैं, फिर से बता दे रहे हैं, ये आपका दायां हो गया। ऊपर की ओर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा कहां गया, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, प्रश्न में ऐसे आपसे बोलेगा तो दायां बायां जब बोले तो भैया उत्तर दिशा में होगा, तो दायां किधर होगा आपका, इधर की ओर होगा, ठीक है। और बायां की बात करें तो बायां भैया हमारा इस प्रकार से होगा। अगर वही व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो पश्चिम दिशा में दायां बायां किधर होगा, तो भैया पश्चिम दिशा जो होगी उसमें बायां हो जाएगा नीचे की ओर और दायां किधर हो जाएगा, दायां हो जाएगा मेरे भाई ऊपर की ओर। अगर यही बात आपसे बोल दे कि वो व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है तो कैसे बताएंगे, भैया दक्षिण दिशा होती है इस प्रकार से, एरो इस प्रकार से बनेगा। अगर दाएं बाएं की बात करें तो बायां भैया दक्षिण दिशा में इस तरफ जाएगा, ठीक है, और दायां होगा तो दायां मेरे भाई इस तरफ से जाएगा। इतना अगर आपको पता है तो भैया आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको आप पूरा मत पढ़िए, आप स्टेप बाय स्टेप उठाइए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो बी है एक पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है मेरे भाई, जो बी है, ठीक है, ये मान लीजिए बी है एक पश्चिम में, एक पश्चिम का तो अरे एक मिनट, चलो कोई दिशा का आपको ज्ञान हो गया ना, ठीक है। बी जो है वो एक पश्चिम में है, यानी कि देखिए ए कहाँ हो गया मेरे भाई, ए यहाँ पे हो जाएगा। एक पश्चिम में कौन है, एक पश्चिम में बी है, यानी कि देखिए एक पश्चिम किधर होगा, तो आप कह दोगे ए जब यहां पर होगा मेरे भाई तो एक पश्चिम तो भैया चलेगा इधर, ठीक है, इधर ही से तो होगा ना, और बी कहां पर आ जाएगा, आप कह दोगे बी यहां पर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखिएगा ये एक पश्चिम में बी इस प्रकार से आ जाएगा, कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर लिख लिया। सेम इसी प्रकार से आपको सिर्फ दिशा बतानी, देखिए क्योंकि सारे ऑप्शन आपको दिशा में दे रखे हैं तो आप किलोमीटर पे ध्यान नहीं भी देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो हो गया वो एक पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सी जो है, जो सी है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर। अब देखिए जो सी है बी के उत्तर में, भैया बी यहां पर है, बी का उत्तर किधर होगा, तो भैया देखिए बी यहां पर है। आप छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए, आपका देखो उत्तर हो जाएगा बी के ऊपर की ओर, यानी कि देखिए आपका इस प्रकार से बनेगा ना, बी का उत्तर किधर होगा भाई, बी के ऊपर हो जाएगा, यानी कि बी के उत्तर में कौन है, सी है, तो बी का उत्तर ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा और सी कहां हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर आ जाएगा। ध्यान देंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, हमने इसको मान लिया डिस्टेंस हमारी कितनी होगी दोस्तों, 1 किलोमीटर की होगी। इसी प्रकार से बोला जा रहा है और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है। ध्यान देंगे यहां पे बोला क्या गया, यहां पे 2 लाइनें बढ़ा दी गई। पहला बोला गया सी जो है वो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, पहली कंडीशन आपकी फॉलो होगी मेरे भाई, बी यहां पे था, बी के उत्तर में 1 किलोमीटर पे सी आपका यहां पर आ जाएगा। आगे अब कह रहा है जो सी वाला व्यक्ति है वो डी के पूर्व में भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि भैया डी के पूर्व में, अब डी का पूर्व किधर होगा, तो आप कह दोगे जब डी हमारा यहां पर होगा तो डी का पूर्व इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि तभी अगर सी हमारा मेरे भाई यहां पर बैठेगा तभी तो बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से यहां तक हो गया, आगे पढ़ेंगे तो आगे दोस्तों आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है, कह रहा है ई के डी, देखो जो ई है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिएगा जो ई है वो डी के दक्षिण में, मेरे भाई डी कहां पर है, आप कह दो कि डी को तो हमने यहां बैठा रहा, कह रहा है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर कौन है, ई है। देखो यहां पे बोला जा रहा है ना ई जो है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। भैया डी के दक्षिण किधर होगा, आप कह दोगे दक्षिण दिशा ऐसे नीचे आ जाएगी और डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर पे कौन है मेरे भाई, ई है। ये आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, 4 किलोमीटर की होगी। और कह रहा है एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है कौन, भैया जो ई है वो एफ के पश्चिम में भी क्या है, एफ का पश्चिम कहां होगा मेरे भाई, एफ जब इधर होगा तो एफ के पश्चिम में इस प्रकार से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा। क्लियर हो गया, पूरा आपने प्रश्न के अनुसार इतना डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब बोला जा रहा है ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में, भैया ए के सापेक्ष जो एफ है वो किस दिशा में आप बनाएंगे, देखिएगा जो ए के सापेक्ष है एफ किस दिशा में है, तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से यहाँ पे एक ऐसा ही बना लेंगे। भैया ए यहाँ पर है, ठीक है, ये ए रहा और ये मेरे भाई एफ रहा। अब इसकी दिशा बताएंगे किस दिशा में, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। देखिएगा ये आपका इधर हो गया पूरब, ठीक, आपने बड़ा डायग्राम इतना बना लिया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये नीचे क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। एफ एक जो है ए के सापेक्ष एफ जो है एफ की दिशा आपको बतानी है, तो भैया जो एफ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व में, ठीक है। किधर हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो आ नहीं रहा है, दक्षिण पूर्व में
है, ऐसे है, ठीक है। ये हमारा कहाँ हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व क्यों हुआ, क्योंकि देखो पूरब ये रहा और दक्षिण दिशा आपकी ये बीच में है ना इसके, तो भैया दक्षिण पूर्व दिशा में क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। एफ का आपका पूछा गया था तो आप बता दोगे एफ कहाँ पर आएगा, एफ तो मेरा यहीं पर आएगा ना, क्योंकि आपसे बोला गया था जो ये वाला व्यक्ति है एफ के जो एफ है, एफ यहाँ पर होगा तभी तो एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर ये आएगा, आप कह दोगे यहाँ, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पूर्व पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में THANKS को क्या लिखा जा रहा है, तो भैया इसका कोड आपको दिया गया है एस, देखिएगा क्या दिया गया है, SKNTHA, ये कोड दिया गया है। अब ये कोड सॉल्व कैसे होगा, देखिएगा कुछ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पे THANKS, यहाँ पे थैंक्स है, अक्षरों से कोड हमारा यहाँ पे अक्षरों में बनना। जब भी कोड आपका लेटर से लेटर में बनता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम पहले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अक्षर आपके THANKS थैंक्स वाले वर्ड में है वही सेम अक्षर को कोड यहाँ पे बना रहा है, बस क्या कर रहा है, उनका स्थान इधर उधर कर दे रहा है। यानी कि इसमें दो तरीके लग सकते हैं, पहला तो आप नंबरिंग करके कर लो, दूसरा आप क्रॉस मेथड लगा लो। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थैंक्स का कोड आपको ये दिया गया है, किया जाता है, तो एक मिनट, जिसका कोड पूछा गया वो वर्ड तो यहाँ पे है नहीं, तो एक मिनट इसको क्वेश्चन को छोड़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे THANKS का कोड तो ये दिया गया है, लेकिन कोड पूछा किसका इसमें तो हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वें में मनीष, ये क्वेश्चन हम आपको अगले पार्ट में करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है मनीष जो है गरिमा का पति है, देखिएगा मनीष जो है भैया, जो मनीष देखो यहाँ पे आपका जेंडर नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा मनीष जो है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। मनीष भैया ये रहा, मनीष जो है भैया किसका पति है, गरिमा का पति है, यानी कि गरिमा के जैसे इसके बगल में आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। मनीष जो है गरिमा का पति है, परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई है, ठीक है, परेश की पत्नी नलिनी, परेश की पत्नी कौन है, नलिनी का एक भाई है जिग्नेश, ठीक है। और लेकिन हम देखो लाइन वही लेंगे जो मनीष और गरिमा से रिलेटेड हो, तभी हमारा जो आगे का होगा रिलेशन का डायग्राम बन पाएगा। और एक बहन गरिमा है, अब आपको देखिए समझिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, परेश की पत्नी नलिनी है, नलिनी का एक भाई जिग्नेश है और एक बहन गरिमा है। देखिएगा क्या बोला गया है, परेश की पत्नी कौन है भैया, परेश जो है यहाँ पे मान लीजिए परेश आ गया, ठीक है। एक मिनट, परेश की पत्नी कौन है, एक मिनट, हम इसको ऐसे रखते हैं, देखिएगा परेश की पत्नी नलिनी है, नलिनी का एक भाई जिग्नेश है और एक बहन गरिमा, यानी कि गरिमा किसकी बहन हो रही, गरिमा जब यहाँ पर आ गई, इतना तो आपका क्लियर हो गया, गरिमा बहन किसकी हो रही है भैया, नलिनी का एक भाई है और एक बहन है गरिमा, यानी कि देखो नलिनी की क्या हो रही, गरिमा बहन हो रही। देखिए नलिनी को आप कहाँ रख लेंगे, नलिनी को आप भैया इस प्रकार से यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। ऐसा हमने क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न बोला गया है परेश की एक पत्नी नलिनी है, नलिनी का एक भाई जिग्नेश है और एक बहन गरिमा है, तो आपका इस प्रकार से हो गया। तो देखिएगा नलिनी यहाँ पे आ गई, अब इसके बगल में कौन आ जाएगा भैया, इसके बगल में आ जाएगा जिग्नेश, ठीक है। ये सब बगल ही में आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये जिग्नेश आ गया, ठीक है, ये जिग्नेश आ गया। और देखिए नलिनी का पति कौन है, तो भैया परेश है, तो भैया नलिनी के बगल में ही उसका पति आ जाएगा परेश, ठीक है। ध्यान रखेंगे परेश कौन हो गया, नलिनी का पति हो गया, और जिग्नेश कौन हो गया, ये नलिनी का भाई हो गया, ठीक है, समझिएगा। अब इसी प्रकार से आपने तो इतना कर लिया, तो कह रहा है जिग्नेश जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है, जिग्नेश ये रहा, ठीक है, और मनीष ये रहा, कैसे संबंधित होगा, तो आपको ये बताना होगा जिग्नेश है कौन भैया, जिग्नेश अगर नलिनी का भाई है तो भैया गरिमा का भी भाई होगा, ठीक है। तो जिग्नेश मनीष से किस प्रकार से संबंधित है, तो जिग्नेश जो है देखिए जिग्नेश का जो मनीष से किस प्रकार संबंधित है, आप कह दोगे यहाँ पे हो जाएगा बहनोई। फिर से देखिएगा, फिर से बना दे रहे, छोटा छोटा बना दे रहे, मनीष गरिमा का पति है, देखिए छोटा छोटा लिखेंगे तो समझ में आएगा, डायग्राम एक ही लाइन में बन जाएगा। मनीष देखिएगा, ये मनीष जो है भैया, मनीष जो है वो गरिमा का पति है, आपने गरिमा को इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने जैसे ही आगे पढ़ा, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई जिग्नेश है और एक बहन गरिमा है, यानी कि जो ये गरिमा है इससे हमको एक रिलेटेड माइनली क्या कि नलिनी की ये बहन है, नलिनी जो है भैया, ये नलिनी की बहन कौन है, आप कह दोगे गरिमा है, नलिनी का एक भाई जिग्नेश भी है, यानी कि इसके बगल में क्या आ जाएगा, जिग्नेश, जिग्नेश आप कह दोगे हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए भैया, नलिनी जो है आप क्या करिए, जिग्नेश को भी यहाँ रख लीजिए, नलिनी चलो यहीं रखते हैं, नलिनी ये आ गई, ठीक है। इसके बगल में आप क्या रख लिए, पति भी तो हो रहा है, परेश की पत्नी है नलिनी, यानी कि नलिनी का पति कौन है भैया, परेश है, तो आप परेश को यहाँ रखिए। इन दोनों को ध्यान रखना कि आपस में दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। नलिनी का भाई आप इसके बगल में रख लीजिए, भाई यहाँ पे उसका आ जाएगा कौन, जिग्नेश, ठीक है। ये आपका जिग्नेश आ गया। आपसे पूछा बस इतना यहाँ पे ये गया है कि जिग्नेश जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है, भैया मनीष है कौन, तो आप कह दोगे मनीष यहाँ पे भैया हो रहा है गरिमा का पति। गरिमा कौन है, गरिमा नलिनी की बहन है, और नलिनी की बहन है, ठीक है, और नलिनी का भाई कौन है, नलिनी का भाई है जिग्नेश, यानी कि
गरिमा, नलिनी और जिग्नेश ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया जिग्नेश मनीष का क्या यहाँ पे जिग्नेश जो है मनीष से किस प्रकार संबंधित है, तो जिग्नेश जो है मनीष से क्या लगेगा, भानोई लगेगा। आपका यहाँ पे भानोई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ससुर होगा नहीं, भाई होगा नहीं, दामाद होगा नहीं, क्योंकि भाई सभी एक ही पीढ़ी में आ रहे, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका बचता है बहनोई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिग्नेश जो है मनीष से किस प्रकार से, जिग्नेश जो मनीष का क्या लगेगा, जिग्नेश मनीष का साला ही लगेगा। एक मिनट, तो बहनोई हो जाएगा, यहाँ पे बहनोई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, 7वां क्वेश्चन है, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। यानी देखिए जो क्वेश्चन बोला उसको करेंगे। दुर्गा जो है, दुर्गा यहाँ पर आ गई। ठीक है, दुर्गा जो है पत्नी किसकी, भानु प्रताप। आप ऐसे लिख लेंगे थोड़ा छोटा छोटा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे भानु प्रताप। अब यहाँ पे क्या बोला गया, आपको एक लाइन क्लियर हो गई कि दुर्गा जो है ये भानु प्रताप की क्या है, पत्नी है। ठीक है, पत्नी क्लियर हो गया। दुर्गा के 2 बेटे हैं, दुर्गा जो है दुर्गा के 2 बेटे हैं मेरे भाई। कौन कौन से, पहला कौन सा है, विजय। विजय की 2 बहनें, दुर्गा के बेटे, एक मिनट, दुर्गा के 2 बेटे नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया दुर्गा के बेटे विजय। दुर्गा का बेटा कौन है, देखिए दुर्गा का बेटा कौन है, विजय, तो दुर्गा के नीचे कौन आ जाएगा, उसका बेटा विजय आ जाएगा। ठीक है, विजय की 2 बहनें, विजय की 2 बहनें शालिनी है और मालिनी है। यानी कि विजय की 2 बहनें, यानी कि विजय की ही पीढ़ी में बात हो रही, विजय की कैटेगरी में बात हो रही है, तो भैया यहाँ पे आ जाएगी आपकी शालिनी। ठीक है, ये शालिनी इस प्रकार से आ गई। हिंदी में मत जाइएगा, थोड़ी सी गलत लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम बचेगा। शालिनी और मालिनी, शालिनी और मालिनी, यानी कि भैया ये तीनों क्या आ जाएंगे, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। मालिनी है, शालिनी के पति मरुगेंद्र। देखिए शालिनी का कोई पति भी है, तो हमें क्या करेंगे, देखिएगा 1 मिनट, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि देखिए विजय की 2 बहनें शालिनी और मालिनी है, शालिनी के पति। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मालिनी को इधर लिख लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, मालिनी और शालिनी भैया है, किसी भी प्रकार से लिखें, ये विजय की तो बहनें हो रही, आप कह दोगे हाँ मेरे भाई ये विजय की ही बहनें हो रही। फिर आपसे बोला गया है शालिनी के पति, ये क्या है, मरुगेंद्र, यानी कि शालिनी के पति की बात हो रही। शालिनी के बगल में कौन आ जाएगा, उसका पति कौन आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा ये मुरुगेंद्र, ऐसे करके कुछ है। ठीक है, इसको आपने ऐसे लिख लिया। फिर बोला गया है का एक बेटा शिवम है, यानी कि भैया बेटा किस, इनका बेटा भी है, इनका बेटा कौन है, यानी कि शालिनी और मुरुगेंद्र का एक बेटा है, कौन है भैया, शिवम। तो शिवम भैया मुरुगेंद्र के नीचे इस प्रकार से आ जाएगा, आप कह दोगे हाँ आ गया, बेटा शिवम है। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है, भैया कुछ नहीं करना है। देखिए भानु प्रताप कहाँ रहे, आप कह दोगे भैया भानु प्रताप ये रहे। पहली बात तो ये समझिए, दुर्गा और भानु प्रताप आपस में जब पति पत्नी है, इनकी संतान कौन हुई भैया, इनकी 3 संतान है। पहली विजय, ठीक है, क्योंकि देखो दुर्गा के बेटे यानी कि एक बेटा है और 2 बेटियां कौन सी हैं, मालिनी और शालिनी। ठीक है, यानी कि दुर्गा और भानु प्रताप पति पत्नी हो गए, तो इनकी 3 संतानें होगी, विजय, मालिनी और शालिनी। आपसे पूछा गया है शालिनी की शादी जब हो जा रही, तो पति जो मुरुगेंद्रन यहाँ पे आ गई, पति मुरुगेंद्रन जो आ गए, इनका शालिनी और मुरुगेंद्रन का एक बेटा शिवम हो गया। तो पूछा जा रहा है शिवम का भानु प्रताप से क्या रिश्ता है, तो मेरे भाई देखिए आप अपने ऊपर रख लीजिए। देखो जो आपके पिता होंगे, आपकी बहन के बेटे के क्या लगेंगे, तो भैया क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। 1 मिनट देखिएगा, तो शिवम का भानु प्रताप से पूछा, वो तो नाना लगेंगे। भानु प्रताप देखिए आपके पिता आपके बहन के बेटे क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, या दादा, कुछ भी नाना बोल सकते हो, नाना लगेंगे। ठीक है, दादा भी हो सकता है, कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता तो, लेकिन आपसे पूछा गया तो भैया ये शिवम है। शिवम कौन है, तो भैया शालिनी और मुरुगेंद्रन का बेटा है। शालिनी कौन है, तो भैया शालिनी है भानु प्रताप की बेटी, यानी कि भैया जो जिसकी बेटी का जो बेटा होगा वो भानु प्रताप का क्या लगेगा भैया, नाती लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 आप पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भतीजा होगा नहीं, पुत्र होगा नहीं, दामाद होगा नहीं। आपको डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8वें की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मुंबई। देखिएगा जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले आपको छुड़वाया था उसको हम अगले पार्ट में करवा देंगे, लेकिन देखिए सेम उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, MUMBAI, मुंबई का कोड दोस्तों क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया है NT। देखिएगा NT, उसके बाद दे रखा है आपको N, उसके बाद दे रखा है A, उसके बाद दे रखा है B, उसके बाद दे रखा है H। भैया जिस प्रकार से ये कोड बनेगा सेम उसी प्रकार से आपको कानपुर का कोड बता लेना। ठीक है, तो बनेगा कैसे, देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने देखा हमको यहाँ पे देखो MUMBAI जो अक्षर दिख रहे हैं, लेटर से कोड तो लेटर बनना, ये बात तो क्लियर हो गई ना आपकी। देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, उस वाले क्वेश्चन में जो अक्षर यहाँ पे थे वही सेम अक्षर यहाँ पर थे, लेकिन स्थान बदल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग अक्षर दे रहे हैं। अब अलग अलग अक्षर देंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यानी कि M से N बना, प्लस का 1 हुआ, ठीक है, U से T बना। हमको देखो U से T समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम ये जानते हैं दोस्तों कि क्या, देखिए U जो आता है आपका 21वें स्थान पे आता है, प्लेस वैल्यू इसीलिए कहते हैं, याद कर लीजिए, प्लेस वैल्यू याद करो। देखिए कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू, M आता है 13वें स्थान पे, ठीक है,
एन आता है 14वें स्थान पे, 13 से 14 हो गया, प्लस का 1 हो गया। यू आता है दोस्तों किस स्थान पे, 21वें स्थान पे। टी आता है 20वें स्थान पे, 21 से 20 हो गया, क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया, यानी कि पहले +1 हुआ, दूसरे में -1 हुआ, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पे देखो एम दे रखा है, तो एम की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 13 होती है। एन में क्या करेंगे, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 14 होती है। देखिए एम से एन हुआ, 13 से 14 हो गया, कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, यानी कि पहले अक्षर में +1 हो गई मेरे भाई, दूसरे अक्षर में -1, तीसरे अक्षर में +1। चौथे में देखेंगे बी की प्लस वैल्यू 2 है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, 2 से 1 हो रहा, -1 हो गया, यहाँ पे फिर से ए आ गया, तो ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे बी है तो बी की भी 2 होती है, 1 से 2 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आई है, आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे 9 होती है। एच की प्लस वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, देखिएगा एक, हाँ 9 से 8 हो रहा है। देखिए एक मिनट यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, जी देखो, जी की 7 होती है, एच की 8, आई की 9, ठीक है। आई की 9 हो गई, एच की क्या होती है, 8 होगी, 9 से 8 हो रहा है, प्लस का 1 हो गया, कुछ नहीं किया गया। देखिएगा जो यहाँ पे करा जा रहा है वही आपको सेम रिलेशन यहाँ पे कर लेना है मेरे भाई। देखिएगा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए से बी बना, प्लस का 1 हुआ, यानी कि देखिए पहले में +1 हुई, दूसरे अक्षर में -1 हुई, तीसरे अक्षर में +1 हुई, ठीक है। चौथे में क्या हुई, -1 हुई, पांचवें में +1 हुई, छठवें में फिर से +1 हुई। सेम इसी प्रकार से आपको कानपुर में कर लेना है, जो पैटर्न इसमें लगा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे +1 दो बार आपका रिपीट हो गया, आगे तो आपका +1 -1 +1 चला, लेकिन लास्ट में जो दो अक्षर है उनमें +1 हो गया। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना, और इसी पैटर्न पर आधारित आपको KAN, ठीक है, PUR का कोड निकाल लेना। क्यों, क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6, मुंबई में हमारे 6 अक्षर थे, 2 2 4 2 6, कानपुर में हमारे 6 अक्षर हैं। करना क्या है, लास्ट के जो 2 अक्षर हैं उनमें हमको +1 करनी है, बाकी में हमारा +1 -1 का क्रम चलने वाला है। यानी कि पहले अक्षर में करोगे +1, के की प्लस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे के की प्लस वैल्यू होती है 11, 11 में 1 जोड़ोगे क्या आएगा, 12, 12 11 में 1 जोड़ दोगे मेरे भाई क्या आ जाएगा, 12, और 12वें स्थान पर क्या आता है, एल आता है, यानी कि पहला अक्षर एल हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए है, ठीक है। ए में क्या करोगे, -1 करोगे, तो ए में -1 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। ए में -1 करोगे, एक पीछे जाओगे, जेड आ जाएगा। यहाँ पे एन है, एन में +1 करोगे तो एन के बाद क्या आएगा, आप कह दोगे एन के बाद आ जाएगा ओ, +1 करेंगे, ठीक है, पहले +1 फिर -1 फिर से +1, एन में +1 करोगे आपका ओ आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे पी है, अब +1 के बाद क्या करोगे, -1 करोगे। पी की प्लस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 16 होती है, 16 में कम करोगे 15 आएगा, 15वें स्थान पर क्या आता है, तो आप कह दोगे 15वें स्थान पर हमारा ओ ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यू है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे -1 करी, फिर से +1 करेंगे, तो यू में मेरे भाई +1 करोगे क्या आएगा, तो यू के बाद आएगा वी, ठीक है। अब यू के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए u के बाद आपका v आ गया, यहाँ पे r है, r भैया है, तो r से देखिए यहाँ पे आर है, तो आर की प्लस वैल्यू क्या होगी, 18 होगी। हमारा क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे लास्ट अक्षर आई जो था, आई से क्या हुआ था, एच हुआ था, तो आई के बाद तो भैया जे आता है, आई के पीछे एच आता है ना, यानी कि यहाँ पे -1 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे +1 नहीं हुआ था, आई से एच हुआ था, -1 हुआ था, यानी कि लास्ट अक्षर में यहाँ पे भी क्या होगा, -1 होगा, +1 नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आई था, आई के बाद क्या था, JKLM, अगर आई के बाद यहाँ पे देखा ला दो, यहाँ पे लास्ट अक्षर एच है, यहाँ पे लास्ट अक्षर आई, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आई है, यहाँ पे लास्ट में एच हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो ये जो पीछे से दूसरे पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए से बी हुआ +1 करके, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट चलेगा आपका +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो यहाँ पे आई है, तो मेरे भाई आई से आपका बन के आ रहा था, एच बनना था। तो ये बताओ आई के बाद क्या था, JKLM, यही तो आता है ना, लेकिन आई के पीछे एच आता है, यानी कि -1 हो रहा था। यहाँ पे मुंबई के लास्ट वाले अक्षर में -1 हो रहा है, तो यहाँ पे भैया कानपुर में जो लास्ट अक्षर है यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, +1 नहीं होगा। थोड़ी सी उस टाइम पे कोई मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे अगर +1 करेंगे तो आर के बाद क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा, लेकिन हमको एस तो लास्ट में दे नहीं रखा है, यानी कि यहाँ पे भी -1 होगा। कैसे हुआ, फिर हमने देखा कि यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे एच था, तो मेरे भाई आई से एच बनना -1 करके ही तो बनेगा। आप उंगली ऊपर रख के देख लीजिए, आई के पीछे एच आता है, यानी कि -1 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आर में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्यू आ जाएगा, यानी कि LZOOVQ। तो LZOOVQ आपको ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है निम्नलिखित अक्षरों में से एक असंगत की पहचान कीजिए। अब असंगत कैसे बताएंगे, देखिएगा यहाँ पे ए है, एफ है, ई है, जेड है, और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि कल हम एक पार्ट में यही से सेम क्वेश्चन कराए थे, उसमें आपको बताए थे। करने के 2 तरीके होते हैं, पहला आपको A to Z की पूरी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। तीसरा तरीका भैया ये होता है कि वॉवेल कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए कि कौन सा क्या वॉवेल होता है, कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मेन क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आज हम भी थोड़ा सा कहीं काम से जाना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10वां,
पी क्यू की बहन है। पी जो है देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे भाई हम मेल के लिए लेंगे प्लस का साइन, ठीक है, फीमेल के लिए लेंगे माइनस का साइन, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस। अब देखिए करने का तरीका, देखिए करने का तरीका मेरे भाई सेम यही होता है। पी जो है वो क्यू की बहन है, जो पी है क्यू की बहन है, यानी कि मेरे भाई पी बहन हो रही है, यानी कि पी माइनस साइन आ जाएगा। क्यों देखो, अब क्यू मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि बहन वो किसी की भी हो सकती है। आगे पढ़ेंगे। आर जो है वो पी का पिता है, जो भैया आर है पी का पिता है, यानी कि पी क्यू आपस में क्या है मेरे भाई, भाई बहन है, और पी का पिता कौन है, आर है, यानी कि आर भी पिता किसका होगा, क्यू का भी पिता होगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू आपस में भाई बहन है, तो इनकी माता पिता तो एक ही होंगे ना, ठीक है। तो आर जो हो जाएगा पिता है, आर के ऊपर प्लस का साइन ले लेंगे। एस जो है वो आर की माँ है, एस जो है वो आर की माँ, देखिएगा यहाँ पे ऐसे जो है वो आर की माँ, आर कहाँ पर है, आर कौन है, तो भैया पी के पिता आर है। अब आर के भी कोई माता पिता होंगे, तो जाहिर सी बात यहाँ पे दे रखा है जो एस है वो आर की माँ है, यानी कि आर के ऊपर कौन आ जाएंगे, उसकी माँ एस आ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। माँ है तो माइनस साइन ले लिए। ऐसे क्यू से किस प्रकार संबंधित है मेरे भाई, ऐसे सबसे ऊपर है और क्यू यहाँ पर है। साफ साफ कह दोगे आपके पिताजी की जो माता पिता होंगे वो आपके क्या लगेंगे, तो आप कह दोगे दादी लगेंगे, दादी दादा लगेंगे। यानी कि आपसे पूछा है एस जो है, यानी कि एस का क्यू से क्या रिलेशन है, ऐसे कौन है, ऐसे है लेडीज, यानी कि आपके पिता की जो माता जी होंगे आपकी क्या लगेंगे, आप कह दोगे दादी लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या लगेंगे, दादी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमिश्री परीक्षा में देखने को भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करें, निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने एम है जिसके ठीक है पहले और बाद में एन आता है। देखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है, लेकिन इसके आंसर का भी आंसर क्या करना है, कमेंट करना, कुछ भी नहीं करना है। नवा क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन में भाई कुछ नहीं करना। देखिएगा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, करा के दिखाते हैं। देखिएगा कह रहे हैं, देखिए प्रश्न को पहले पढ़िए, श्रृंखला में कितने एम हैं जिसके ठीक पहले और बाद में एन आता है, यानी कि मेरे भाई कितने एम ऐसे हैं जिनके पहले और बाद में ठीक एन आता है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, कितने ऐसे एम हैं जिनके पहले और बाद में क्या आता है, एन आता है। यानी देखिए पहला तो आपको ये मिला, पहला ये मिला, ठीक है, एक हो गया, ठीक है, और इसके क्योंकि पहले एन नहीं आ रहा यानी कि इसको नहीं लेंगे। इसी प्रकार से मेरे भाई देखिए ध्यान से देखेंगे, कितने ऐसे एम हैं जिनके ठीक बाद और पहले एन आता है, यानी देखिए और आपका कौन हो जाएगा, और यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एन नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तभी कर पाएंगे। और ये देखो आपको एक मिला, कितने ऐसे, ठीक है, जो पहले बाद में एन आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं आ रहा, छोड़ेंगे। ये देखिए आपको दूसरा मिला, दूसरा कहाँ पर मिला मेरे भाई, ये मिला, कितने ऐसे एम हैं, 1 मिनट, ये भी नहीं रहा, ये मिल गया, ये मिला लास्ट में। देखिएगा कितने ऐसे एम है भैया, लास्ट में देखो मिला, यहाँ पे देखो एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, यानी कि पहले और बाद में यहाँ पे एन आया, बीच में एम आ गया, ठीक है। पहला ये बन गया, दूसरा मेरे भाई आपको ये दिखा, उसके बाद भी तीसरा आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तीसरा भी है क्या, देखिएगा 1 मिनट, तीसरा कहाँ है, ठीक पहले और बाद में एन आना चाहिए, तो ये रहा पहला, ठीक है, ये पहला रहा, पहला तो ये हो गया, ठीक, ध्यान से देखना, पहला, चलो इसको आप देख लेंगे, इसमें तो हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से 2 ही होंगे, ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको देखिए साफ साफ यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, पहले और बाद में मेरे भाई कंडीशन ये है कि एन आना चाहिए, बीच में हमारा एम होना चाहिए, ये कंडीशन आप देखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम जाएगा, मेरे पास इतना टाइम आज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करें, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करना है और खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला है, लेटरल लॉजिक का क्वेश्चन है भैया, जिस प्रकार से यहाँ पे VE, ठीक है, NUS है, क्या बन रहा है यहाँ पे XGPWU बनना है। कैसे बनना है भैया, हमने आपको समझा रखा है, जब भी आपके लेटर से क्वेश्चन हो, कोडिंग क्वेश्चन हो, लेटर लॉजिक का क्वेश्चन हो, कोड हमारा लेटर से लेटर बने, तो करते कैसे, पहले की तुलना पहले से करो। यहाँ पे V है, देखो इसके लिए करने के लिए आपको A to Z की प्लेस वैल्यू अपोजिट अक्षर याद होनी चाहिए। अब देखो तरीका ढूंढते कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे V है मेरे भाई, V की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दो V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, X की प्लेस वैल्यू 24 होती है, 22 से 24 हो गया, प्लस का 2 हो गया, यानी कि पहले से पहले अक्षर में हमने रिलेशन देखा, प्लस का 2 हो गया। यहाँ पे E है, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, 5 से 7 हो गया, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, 14 से 16 हो गया, प्लस का 2 हो गया। कुछ हम अलग से नहीं कर रहे हैं, हमको प्लेस वैल्यू याद है, इसलिए क्वेश्चन हमारा जल्दी होते हुए चला जा रहा है। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखो U है, इसको V में कंफ्यूज ना होना, U है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 21 होती है, ठीक है। W आ गया, W की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, यानी कि 21 से 23 हो गया, प्लस का 2 हो गया। S की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 19 होती है, U है, U की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 21 होती है, 19 से 21 हो गया, प्लस का 2 हो गया, यानी कि VENUS के प्रत्येक अक्षर में क्या होगी, प्लस 2 हो गई, और आपका ये कोड बन गया।
तो क्या आप इसी सेम रिलेशन से आप अर्थ का कोड नहीं निकाल पाओगे? करना कुछ नहीं है, हम आपको करा दे रहे हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन क्या करना था, खुद से करना था। देखिएगा करना कैसे, आपको दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, नवे और गर्मे का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ई है, करना क्या है, प्रत्येक अक्षर में प्लस दो करनी, यानी मैं ई में +2 करोगे क्या आएगा, ई के बाद आता है FG, पहला अक्षर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। किस ऑप्शन में पहले जी दे रखा है, आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 1 और 2 में, ठीक है। इसी प्रकार से ए में भी +2 करोगे, एक बात क्या आएगा BC, यानी कि जी के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जी के बाद सी आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगर हम पूरे प्रश्न की, देखिएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, पेपर वाला तरीका आपका यहाँ पे हो गया। अगर आप देखो आर में भी +2 करोगे, आर के बाद क्या आएगा ST, यानी कि टी आ जाएगा। यहाँ पे टी है तो टी में +2 करोगे क्या आ जाएगा मेरे भाई, टी में +2 करोगे भैया आ जाएगा UV, यहाँ पे H तो H के बाद क्या आ जाएगा IJ, यानी कि GCTVJ, तो GCTVJ आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिएगा कह रहा दिए गए कथनों पर विचार करें और असमानता ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए यह तय करें कि निम्न में से कौन सा निष्कर्ष दो दिए गए कथनों का तर्कसंगत रूप से पालन करता होगा। यानी कि देखिए अब कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया, सैलोग्राम से क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कथन को ध्यान से पढ़ेंगे, कथन पढ़ना जरूरी है। क्या कह रहा जा रहा है, कुछ मुर्गियां बतख हैं, यानी कि भैया कुछ का डायग्राम कैसे बनता है, हमने बताया था आपको ऐसे बनता है, ठीक है। मुर्गियां, यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला दोस्तों गोला हमारा हो जाएगा मुर्गियों का। इनमें से क्या बोला जा रहा है, कुछ मुर्गियां जो भैया हैं क्या हैं, बतख हैं। बतख इस प्रकार से आ जाएंगे आपके दुकान, कह रहा है सभी बतख कबूतर हैं, सभी जो बतख हैं वो क्या है मेरे भाई, देखिएगा सभी जो बतख हैं वो क्या हैं, कबूतर हैं, यानी कि सभी बतख इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, कबूतर हो जाएगा। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, आप कह दोगे हाँ आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट निष्कर्ष देखो पहला करेक्ट हो गया। 2 नंबर की बात करते हैं, कुछ कबूतर हैं जो बतख हैं, आप कह दोगे कुछ कबूतर, देखिए कबूतर आपका गोला ये बड़ा वाला रहा, बतख इनमें से कुछ का आ रहा है ना, देखिएगा सभी जो कबूतर हैं बतख हैं, तो भैया कबूतर जो हैं सभी के बतख जो हैं क्या है कबूतर, आपसे बोला गया सभी कबूतर बतख हैं, नहीं कुछ कबूतर बतख हैं, तो भैया कुछ कबूतर बतख होंगे, ठीक है होंगे, यानी कि आपको दोनों निष्कर्ष यहाँ पे क्या हो रहा है, पालन करना है। यानी कि भैया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, निष्कर्ष ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना था, 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कह रहा है उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी कि नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे 16 से क्या हो रहा है, 264 हो रहा है, यानी कि भैया 16 से 264 जो है वो कैसे बनेगा, भैया कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए 16 काफी छोटा नंबर है 264 के मुकाबले, 16 से 264 कैसे बनाओगे, या तो आप 16 की स्क्वायर करो या तो क्या करो कुछ करिए। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, 16 की करेंगे भैया स्क्वायर, तो 16 की स्क्वायर होती क्या है भैया, 16 की स्क्वायर जो होती है हमारी 256 होती है, ठीक है 200 क्या हो गई 56 हो गई। अब आगे कैसे बनाएंगे, तो भैया क्या करो 16 की स्क्वायर हमको पता होगी मेरे भाई क्या हो गई 256 हो गई। अगर हमको बनाना है क्या 264, हमने 256 तक पहुंच गए, 264 बनाना है, यानी कि अगर हम लोग 16 में 2 की भाग कर दें क्या आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। अगर इसी 8 को हम 256 में जोड़ दें आपका 264 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, आप कह दोगे बन जाएगा, यानी कि 16 की स्क्वायर करी 16 में 2 की भाग करके जो आया उसको जोड़ दिया आपको 264 बन गया। सेम इसी प्रकार से 22 है मेरे भाई, 22 की स्क्वायर क्या होती है, तो देखिए 22 की स्क्वायर मेरे भाई क्या हो गई, 1 मिनट ये 4 आ गया, ठीक है ये आपका भैया 4 आ गया, ये 484 जो होती है 484 भैया आपकी क्या होगी 22 की स्क्वायर होगी, ठीक है 22 की स्क्वायर होगी। कुछ भी रिस्क नहीं लेना भाई, कर लेना जो आपको नहीं आ रहा थोड़ा सा कर लीजिए, कंफ्यूजिंग मत रहिए। 22 की स्क्वायर क्या होगी भैया, 22 की स्क्वायर होगी आपकी 484, करना क्या है भैया 1 मिनट 484 होगा ना, 448 नहीं होगा 484, ये आपको क्या होगी 22 की स्क्वायर होगी। हमें करना क्या था 22 की स्क्वायर करने के बाद 22 में 2 की भाग करो, जो आए उसको जोड़ दो, 22 में 2 की भाग करोगे 11 आ जाएगा, यानी कि 84 में इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5 8 1 9 4, यानी कि आपको दोस्तों क्या आ जाएगा 495 आ जाएगा। कैसे आया, करना कुछ नहीं, जिस प्रकार से हमने 16 की स्क्वायर करी जो आया 16 में 2 की भाग करी उसको जोड़ दिया 264 बन गया। सेम इसी प्रकार से 22 की स्क्वायर करी 22 में 2 की भाग करी 11 आ गया, 484 में 11 को जोड़ दिया 495 बन गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 की बात करें, कह रहा दिए गए चित्र में देखकर त्रिभुजों की संख्या बताएं। देखिएगा ये आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये आप क्या करेंगे जब भी आपको इस प्रकार से मिल जाए लाइन आपको दे दी है इस टाइप की डायग्राम की बात कर रहे हैं, यानी क्या करेंगे नंबरिंग कर लेंगे पहला 1 2 इस प्रकार से। जब भी आपको डायग्राम फिगर देखने को मिले आप क्या करोगे नंबर डाल दो, नंबर इतने तो पढ़ पाएंगे और कहीं नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब क्या करो इन नंबरों को जोड़ दो 2 और 1 को जोड़ दो कितना आ गया 3, यानी कि टोटल इसमें कितने हो जाएंगे 3 त्रिभुज हो जाएंगे। दिखा भी देते हैं, देखो पहला त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई देखिएगा नीला कलर वाला, और दूसरा त्रिभुज मेरे भाई आपका ये हो जाएगा, और एक तीसरा त्रिभुज ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको ये क्वेश्चन दे दें तो कैसे करोगे, आपको देखो डायग्राम सेम है ना, कितनी भी लाइनें डाल दें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया। अब क्या करोगे इनको आपस में
जितनी भी संख्या नंबर डालें इनको आपस में जोड़ दो, जोड़ोगे सही से तभी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए करते कैसे, करना कुछ नहीं है, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 1 क्या हो जाएगा 21 आ गया। यानी कि टोटल इस त्रिभुज में कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बड़े वाले को मत गिनना, गिन गया वो भी, नंबरिंग ऐसे डालोगे। देखिए 1 2 इनको जोड़ा टोटल 3 त्रिभुज आ गए ना, दिखाया भी आपको, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़ा वाला। सेम इसी प्रकार से ये भी हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें 16वें क्वेश्चन की, कह रहे कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न है। देखिएगा ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, मोनोग्राफ। भैया यहाँ पे देखो ये हमारे सारणी में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखें। ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ जो होते हैं हमारे सारणी ग्राफ में प्रयोग किए जाते हैं। जो मोनोग्राफ होता है ये थोड़ा विशेष उसके वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। मोनोग्राफ जो होता है विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे भिन्न कौन सा हो जाएगा मोनोग्राफ। क्यों, क्योंकि भैया बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ का प्रयोग सारणी में किया जाता है, लेकिन मोनोग्राफ का प्रयोग किसी विशेष वस्तु के उसमें किया जाता है। ठीक है, तो अब भिन्न कौन सा होता है भैया मोनोग्राफ हो जाएगा। आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 9 और 11वें का आंसर क्या करना मेरे भाई, आपको कमेंट करना और ध्यान से समझना और कर लेना। कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।